हेलो स्टूडेंट्स, मैं अमित गौतम, रेजोनेंस पीसीसीपी हिंदी सीनियर फैकल्टी। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं क्लास 10th कोर्स ए का एक बहुत ही सुंदर सा चैप्टर जो लिखा है मन्नू भंडारी जी ने, एक कहानी यह भी। तो मन्नू भंडारी का व्यक्तित्व किस प्रकार का है, क्या उनका जीवन चरित्र है और गद्य साहित्य के अंदर, भारतीय हिंदी साहित्य के अंदर उनका क्या योगदान रहा, ये उन्होंने अपनी आत्मकथा से ही स्पष्ट कर दिया, जो कि हमारे पाठ्यक्रम का हिस्सा भी है। लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं थोड़े से इनके व्यक्तित्व के बारे में, इनकी कुछ प्रमुख रचनाओं के बारे में कि क्या इनकी प्रमुख रचनाएं रही, और स्पेशली एक कहानी यह भी जो इनकी आत्मकथा है, ऑटोबायोग्राफी है, इसमें इन्होंने क्या कुछ कहने का प्रयास किया, क्या समझाने का प्रयास किया। तो लेट्स सी। मन्नू भंडारी का जन्म सन 1931 में गांव भानपुरा में जिला मंदसौर मध्य प्रदेश में हुआ, परंतु इनकी इंटर तक यानी 12th तक की शिक्षा दीक्षा हुई राजस्थान के अजमेर शहर में। हमारे राजस्थान का ख्वाजा शरीफ की नगरी अजमेर के अंदर इनकी 12वीं तक की शिक्षा दीक्षा समाप्त हुई। बाद में इन्होंने हिंदी से एमए किया, मास्टर ऑफ आर्ट्स किया। दिल्ली के मिरांडा हाउस कॉलेज के अंदर अध्यापन कार्य से अवकाश प्राप्ति के बाद आजकल दिल्ली में ही रहकर स्वतंत्र रूप से लेखन का कार्य कर रही हैं। स्वातंत्र्योत्तर हिंदी कथा साहित्य की प्रमुख हस्ताक्षर, स्वातंत्र्योत्तर यानी स्वतंत्रता के बाद जितने भी हिंदी कथा साहित्य के प्रमुख हस्ताक्षर के रूप में, प्रमुख कवियों या गद्य रचनाओं के रूप में, रचनाकारों के रूप में मन्नू भंडारी की प्रमुख रचनाएं हैं। एक प्लेट सैलाब में हार गई, यही सच है, त्रिशंकु इनका कहानी संग्रह है। आपका बंटी, महाभोज, ये उनके उपन्यास हैं। इसके अलावा उन्होंने फिल्म एवं टेलीविजन के धारावाहिकों के लिए भी पटकथाएं लिखी है। जितने भी सीरियल हम स्टार प्लस, जीटीवी, कलर्स या उस जमाने में जो धारावाहिकों के लिए प्रसिद्ध थे, उसमें भी मन्नू भंडारी की रचनाओं को, उनकी पटकथाओं को, उनकी स्क्रिप्ट्स को यहाँ देखा जा सकता है। हाल ही में एक कहानी यह भी के नाम से आत्मकथ्य का प्रकाशन, उनकी साहित्यिक उपलब्धियों के लिए हिंदी अकादमी के शिखर सम्मान सहित उन्हें अनेक पुरस्कारों से सम्मान प्राप्त हो चुके हैं। जिनमें अगर बात की जाए उनके पुरस्कारों की, तो देखते हैं भारतीय भाषा परिषद जो भाषा से संबंधित व्यक्तियों को दिया जाता है, कोलकाता राजस्थान संगीत नाटक अकादमी, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के पुरस्कार भी शामिल हैं। मन्नू भंडारी की कहानियां, मन्नू भंडारी का व्यक्तित्व बिल्कुल उनकी कहानियों के पात्रों के समान है। चाहे वो कहानियां हो या उपन्यास हो, उनमें भाषा और शिल्प यानी कला की सादगी, प्रामाणिक अनुभूति मिलती है। उनकी रचनाओं में स्त्री मन से जुड़ी हुई अनुभूतियों की अभिव्यक्ति भी साफ तौर पर देखी जा सकती है कि स्त्री मन में किस प्रकार की अनुभूतियां हैं, क्या फील कर पा रही है, क्या महसूस कर पा रही है, उसकी अभिव्यक्ति भी मन्नू भंडारी के इन तमाम रचनाओं के अंदर देखी जा सकती है। अब बात करते हैं एक कहानी यह भी का क्या सारांश है, क्या उन्होंने इस पाठ के अंदर समझाने की चेष्टा की है। एक कहानी यह भी के संदर्भ में सबसे पहले तो हम ये जान लें कि मन्नू भंडारी ने पारिभाषिक अर्थ में कोई सिलसिलेवार आत्मकथा नहीं लिखी है। अपने आत्मकथ्य में उन्होंने उन व्यक्तियों, उन घटनाओं के बारे में लिखा जो उनके लेखकीय जीवन में से जुड़े हुए हैं। संकलित अंश में मन्नू भंडारी जी के किशोर जीवन से जुड़ी घटनाओं के साथ उनके पिताजी, उनकी कॉलेज की एक प्राध्यापिका शीला अग्रवाल का
व्यक्तित्व विशेष तौर पर उभर करके आया है कि मन्नू भंडारी जी के पिताजी और उनके कॉलेज में एक प्राध्यापिका थी शीला अग्रवाल जी, उनके व्यक्तित्व को यहाँ पर विशेष तौर पर दिखाने की चेष्टा की है, जिन्होंने आगे चलकर उनके लेखकीय व्यक्तित्व के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लेखिका ने यहाँ बहुत ही खूबसूरती से साधारण लड़की के असाधारण बनने की प्रारंभिक पड़ावों को प्रकट किया है। सन 46-47 1946 1947 जो आज़ादी का वर्ष माना जाता है, उसकी आंधी ने मनु जी को भी अछूता नहीं छोड़ा। छोटे शहर की युवा होती लड़की ने आज़ादी की लड़ाई में जिस तरह भागीदारी निभाई, उसका उत्साह, उसका ओज, उसकी वीरता, उसकी संगठन क्षमता और विरोध करने का तरीका वास्तव में देखते ही बनता है। ये तमाम बातें मन्नू भंडारी के इस एक कहानी, यह भी आत्मकथा के अंदर सामान्य तौर पर देखी जा सकती है। अगर हम बात करें कि आत्मकथा है क्या चीज, कि हिंदी गद्य के अंदर, हिंदी गद्य साहित्य के अंदर कई प्रकार की विधाएं होती है। सबसे पहले हम आत्मकथा को समझे कि आत्मकथा किस पार्ट में आएगी, कि हिंदी साहित्य के 3 प्रकार के प्रकार, हिंदी गद्य, हिंदी पद्य और चंपू साहित्य। और हिंदी गद्य साहित्य के अंदर ये तमाम तरह के जो विधाएं हैं, तमाम तरह की विधाएं यहाँ पर हिंदी गद्य साहित्य के अंदर देखी जा सकती है। विभिन्न विधाएं, विभिन्न प्रकार के प्रकार, जिसमें से एक है आत्मकथा, जिसमें से एक है आत्मकथा। आत्मकथा का मतलब हुआ स्वयं के द्वारा लिखी गई कहानी, कि जब लेखक अपने जीवन से जुड़ी हुई घटनाओं को किसी साहित्य के रूप में संपादित करता हुआ दिखाई दे, लिखता हुआ दिखाई दे, इट मीन्स वो हमारी आत्मकथा कहलाती है। दूसरे नंबर पर बात करें जीवनी की, ये भी हमारी हिंदी साहित्य की विधाएं हैं। जीवनी मतलब कि जब हम किसी दूसरे लेखक, दूसरे कवि, दूसरे रचनाकार या गद्यकार या कविताकार के रूप में उनकी बातों को लिखने का प्रयास करें तो वो जीवनी कहलाती है। इसी के साथ डायरी लेखन, कि जहाँ पर कवि या लेखक अपने किसी घटनाओं को डायरी में अंकित कर लेता हो तो उस डायरी को साहित्य के रूप में दिखा देना, वो डायरी लेखन कहलाता है। यात्रा वृत्तांत, कहीं लेखक किसी यात्रा पर गया हो, उस ऐतिहासिक घटना को एक सचित्र वर्णन के साथ प्रस्तुत करना, इट मीन्स वो यात्रा वृत्तांत कहलाता है। इसी से जुड़ा हुआ है हमारा रेखा चित्र। ये सब के सब जो है वो हमारे हिंदी गद्य साहित्य की विधाएं हैं। एक आता है निबंध, जिसका सारगर्भित रूप से उसके बारे में वर्णन किया गया हो, इट मीन्स वो निबंध के रूप में आता है। इसके बाद हम कह सकते हैं पत्र, जो कि हम सब जानते हैं कि पत्रों की क्या उपयोगिता है, क्या महत्व है, ये भी हिंदी गद्य साहित्य का एक भाग है। ठीक है। इसके बाद आती है हमारी कहानियाँ, जो कि प्रेमचंद जी इस कहानी सम्राट के रूप में जाने जाते हैं। इसके बाद आते हैं हमारे उपन्यास। उपन्यास जो है ये भी हमारे हिंदी गद्य साहित्य का भाग है। तो इस प्रकार से हिंदी गद्य साहित्य कई प्रकार की विधाओं से मिलकर बना है, उसमें से एक है आत्मकथा। और इस पाठ के अंदर मन्नू भंडारी की एक आत्मकथा को ही सचित्र रूप से बताने का प्रयास किया है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। एक कहानी यह भी, जन्मी तो मध्य प्रदेश के भानपुरा गांव में थी, लेकिन मेरी यादों का सिलसिला शुरू होता है अजमेर के ब्रह्मपुरी मोहल्ले के उस 2 मंजिला मकान से, जिसकी ऊपरी मंजिल में पिताजी का साम्राज्य था, पिताजी का शासन था, उनका पूरा कारोबार या जो कुछ भी चीजें होती थी वो वहीं से ही अव्यवस्थित ढंग से फैली बिखरी पुस्तकों, पत्रिकाओं और अखबारों के बीच या तो कुछ पढ़ते रहते थे या फिर डिक्टेशन देते रहते थे। नीचे हम सब भाई बहनों के साथ रहती थी हमारी बेपढ़ी लिखी व्यक्तित्व विहीन माँ, कि जिनको कोई पढ़ाई लिखाई का शौक नहीं था या उन्होंने कभी शिक्षा प्राप्त नहीं की थी। माँ सवेरे से शाम तक हम सब की सभी इच्छाओं को पूरा करती, पिताजी की आज्ञाओं का पालन करने के लिए हमेशा तत्पर रहती, सदैव यानी हमेशा तत्पर रहती।
सदा प्लस एव, यहां पर वृद्धि संधि है साहब। अजमेर से पहले पिताजी इंदौर में थे, जहां उनकी बड़ी प्रतिष्ठा थी, सम्मान था, नाम था। कांग्रेस के साथ साथ वे समाज सुधार के कामों से भी जुड़े हुए थे। शिक्षा के वे केवल उपदेश ही नहीं देते थे, बल्कि उन दिनों 8-8, 10-10 विद्यार्थियों को अपने घर रखकर पढ़ाया है, जिनमें से कई बाद में तो ऊंचे ऊंचे ओहदों पर पहुंचे, बड़े बड़े पदों पर पहुंचे। ये उनकी खुशहाली के दिन थे, और उन दिनों उनकी दरियादिली के चर्चे भी कम नहीं थे। एक और वे बेहद कोमल और संवेदनशील व्यक्ति थे, तो दूसरी ओर बेहद क्रोधी और अहंकारवादी। पर यह सब तो मैंने केवल सुना, देखा तब तो उन गुणों के भग्नावशेषों को ढोते पिता थे। एक बहुत बड़े आर्थिक झटके के कारण वे इंदौर से अजमेर आ गए थे, जहां उन्होंने अपने अकेले के बलबूते पर हौसले से अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश के अधूरे काम को आगे बढ़ाना शुरू किया, जो अपनी तरह का पहला और अकेला शब्दकोश था। इसने इन्हें यश दिलाई, प्रतिष्ठा दिलाई, मान सम्मान दिलाया, पर अर्थ नहीं दिला पाए, धन नहीं दिला पाए। शायद गिरती अर्थव्यवस्था ने ही उनके व्यक्तित्व के सारे सकारात्मक पहलुओं को निचोड़ना शुरू कर दिया। सिकुड़ती हुई, कम होती हुई आर्थिक स्थिति के कारण और अधिक विस्फारित उनका अहम उन्हें इस बात तक की अनुमति नहीं देता था कि वे कम से कम अपने बच्चों को तो अपनी आर्थिक विशेषताओं का भागीदार बनाएं, अपने बच्चों को बताएं, ताकि वो आर्थिक स्थितियों को कम करने में कहीं ना कहीं उनकी भागीदारी निभाएं। नवाबी आदत, अधूरी महत्वाकांक्षाएं, हमेशा शीर्ष पर रहने के बाद हाशिए पर सरकते चले जाने की यातना क्रोध बनकर हमेशा मां को कपाती, थरथराती रहती। अपनों के हाथों विश्वासघात को जाने कैसी गहरे चोटी होगी वे, जिन्होंने आंख मूंद कर, आंख बंद करके सबका विश्वास करने और वाले पिता को बाद के दिनों में इतना शक्की बना दिया कि जब तब हम लोग भी उसकी चपेट में आते ही रहते। धन्यवाद।